हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पे। हम यहाँ जो बात कर रहे थे वो संविधान के निर्माण की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने एक बैकग्राउंड देख लिया था, कैसे क्या हमें जरूरत पड़ी संविधान की और कैसे ब्रिटिश सरकार ने मान ली हमारी बात संविधान बनाने की। तो भाई हम थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चले जाते हैं पिछली वीडियो के, ताकि हम इसको कनेक्ट कर पाए। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, यहाँ संविधान के निर्माण की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं इस वीडियो में? संविधान के निर्माण की। तो भैया ये संविधान का कैसे क्या निर्माण हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीजों को हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने जो कनेक्ट किया हुआ था कि भैया मार्च 1946 कैबिनेट मिशन, नाम हमें पता है कैबिनेट मिशन का, है ना। 3 सदस्य हुआ कर रहे थे इसमें, जिसकी हमने जानकारी ले ली थी, ठीक है भैया। सो 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन था और उनने हाँ कर दिया। क्या कर दिया? हाँ कर दिया। किसके लिए? संविधान बनाने के लिए, कि भैया ठीक है आप भारत का संविधान बनाइए। अब ये तो बात हो गई क्लियर, कोई समस्या नहीं है। लेकिन संविधान बने तो बने कैसे? तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए ना, संविधान सभा होनी चाहिए, है ना। सो संविधान सभा का हमें निर्माण करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि संविधान तो संविधान सभा ही बनाती है, और कोई तो बना नहीं सकता कि भाई हम आप जैसे लोग बैठ के बना ले। अगर हम में इतनी विद्वता है कि हम संविधान बना पाए तो हम शायद उस संविधान सभा के सदस्य होंगे, ठीक है। क्योंकि संविधान बनाने वाली जो समिति होती है, सभा होती है, उसको संविधान सभा ही कहा जाता है। इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। अच्छा, संविधान तो हमें समझ में आ ही गया था भाई साहब कि क्या है कैसा है। ये पूरा का पूरा नीति निर्देशों का संकलन है, जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार कैसे शासन करना है, सारी व्यवस्थाएं उसके अंदर होती है। वहां के लोगों को किस प्रकार के अधिकार मिलेंगे, क्या क्या उनकी स्वतंत्रताएं होंगी, सारी चीजों की जानकारी इस संविधान के अंतर्गत होती है, जिसको हम भारतीय संविधान के तौर पर पढ़ रहे हैं। तो भैया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा हमें बनानी होगी। अब उस समय भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ थी। क्या ही गड़बड़ थी ये हम देख लेते हैं। देखो भाई साहब, ये जो भारत है उस समय का, ठीक है, ये भारत तो था ही, साथ ही साथ ये पूरा भारत हुआ कर रहा था। अब इस भारत में ब्रिटिश है ना। सो ये जो ब्रिटिश लोग हुआ कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के पास 70% भूभाग पर कब्जा था भारत के, ठीक है। और बाकी का बचा हुआ 30% जो भाग था वो देसी रियासतों पर, देसी रियासतें जो हैं उनके अधीन हुआ करता। ये सिंपल सी बात है। जो ब्रिटिश शासन वाला 70% एरिया हुआ करता था उनको बोला जाता था प्रांत, ठीक है। और कुछ इनडायरेक्टली देसी रियासतों पर भी ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ। तो उस समय भारत में लगभग क्या पूरे लगभग काय को भाई 17 प्रांत हुआ करते थे और 565 देसी रियासतें हुआ करती थी, राजे रजवाड़े जिनको कहा जाता है, देसी रियासतें, ठीक है भाई साहब। ये पूरा क्षेत्र भारत का। अब आप देखो भाई साहब कि ये जो जगह है, देखो आपको एक चीज बताऊं मैं, यहाँ पे एक चीज अभी थोड़ी सी हम उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा इलाका है भारत का, कोई दिक्कत। हमें बनानी है संविधान सभा। क्या बनानी है? संविधान सभा बनानी, ठीक है। तो चुनाव की प्रक्रिया तो पहले ही भारत में चालू हो गई थी, है ना। केंद्रीय जो विधानसभा हुआ करती थी उसमें भी भारतीयों को पार्टिसिपेशन हो गया था, उनकी कहीं ना कहीं उपस्थिति वहां पर, प्रतिनिधित्व तो हो चुका था, लेकिन कम मात्रा में हुआ करता था। जैसे हमने आपने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा कि पहले यूरोप में, फ्रांस हो या बाकी जर्मनी हो या कहीं भी, महिलाओं को अधिकार नहीं होते थे। वोटिंग राइट्स भी गिने चुने लोगों को जो टैक्स वगैरह पे करते थे उनको दिया जाता था। ऐसे ही भारत में भी कुछ जगहों पर प्रत्यक्ष और कुछ जगहों पर परोक्ष, जिसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष तरीके से चुना गया और चुन के बनाई गई संविधान सभा। तो उसके लिए क्या हुआ कि ये पूरे भारत में लगभग क्या पूरी ही भाई साहब 389 सीटें चुनी गई। 389 सीटें टोटल पूरे भारत के लिए संविधान सभा के। कैसे क्या चुनी गई वो बता देता हूं। उस समय लगभग भारत की जनता जो थी वो 40 करोड़ के आसपास हुआ करती थी।
ठीक है भाई, 40 करोड़ लोग यहाँ पे हुआ करते थे। इन 40 करोड़ लोगों के हिसाब से 10-10 लाख लोगों पे 10-10 लाख लोगों पे एक सीट का निर्माण किया गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? तो लगभग होनी तो 400 सीटें थी, लेकिन वो कम ज्यादा कर कुरा के कितनी 389 सीटें हो गई। ठीक, तो चुनाव होगा इन 389 सीटों पर, जो किसके लिए है? संविधान सभा के लिए। सीटों का बंटवारा कैसे हुआ? तो 389 सीटें हैं, 389 टोटल सीटें हैं। 389 सीटों में हमने बात करी थी कि अंग्रेजों वाला ब्रिटिश प्रांत ज्यादा है, सो इन्होंने क्या करा कि ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 सीटें बनाई। इसके अलावा थी क्या? देसी रियासतें। तो देसी रियासतों के लिए इन्होंने इनकी जनसंख्या के आधार पर 93 सीटें दी। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार से, किसी को भी? चलिए, तो अब 296 सीटों को भी आगे इनने दो भागों में बांटा। 292 सीटें जो हैं वो सीधी इसमें जो प्रतिनिधि होने थे वो डायरेक्ट चुने जाने थे। 4 जो हैं यहाँ पे 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे इनके, कमिश्नरी क्षेत्र। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र, दिल्ली, कुर्ग वगैरह, इसमें इनने 4 क्या की? ये सीटें रख दी। तो 296, बाकी की 93 सीटें ये देसी राजे रजवाड़ों की हुआ करती थी। एक चीज यहां हमें ऐड करना है कि इसी के साथ 1947 में एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया है 1947 में, जिसके हिसाब से ऐसा कहा गया था कि भाई भारत को स्वतंत्र तो किया जाएगा, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि भारत में लड़ाई हो गई हिंदू और मुस्लिम्स को समय और जगह को लेके। मतलब समय तो ठीक है, जगह को लेके कि भाई हमें क्या करना है कि एक स्वतंत्र देश भी बनाना है, स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना है, जो कि कौन से बहुल वाला होगा? मुस्लिम बहुल वाला क्षेत्र होगा। यानी मुस्लिम्स के लिए एक नया देश बनाना था, जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। क्या नाम रखा गया? पाकिस्तान। बाकी हिंदुओं वाला जो हिंदू बहुल क्षेत्र था उसको हमने हिंदुस्तान या भारत बोला। ठीक है, तो ये लड़ाई हुई। अब हुआ कुछ ऐसा कि इस स्वतंत्रता अधिनियम में क्लॉजेस डाले गए थे। क्लॉजेस मतलब अलग अलग बिंदु डाले गए थे जो जरूरी थे। प्रांतों के लिए 2 बिंदु थे, प्रांत के लिए, क्योंकि 17 प्रांत थे, तो 17 प्रांत में इन्हें सीधा एक ऑप्शन दिया गया था, या तो आप प्रांतों को बोला था कि आप सीधे भारत में शामिल होंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है? या तो पाकिस्तान में आप शामिल हो जाएंगे। यही ऑप्शन है, या तो भारत या पाकिस्तान। बाकी जो देसी रियासतें हुआ कर रही थी उस समय की, देसी रियासतें हुआ कर रही थी, तो भैया देसी रियासतें कितनी थी? 565। प्रांत कितने थे? 17, है ना। सो देसी रियासतें जो हैं ये राजे रजवाड़े हुआ कर रहे थे। भाई राजे महाराजे वैसे ही तो बड़ी मुश्किल से किसी के अधीन होते हैं, अब उन्हें स्वतंत्रता अगर नसीब हो रही है तो काय को किसी के अंडर में रहेंगे? रहेगा क्या कोई राजा किसी के अंडर में? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो भाई इन्हें यहां इस स्वतंत्रता अधिनियम में क्लॉज दिया गया कि आप चाहें तो भारत में शामिल हो जाइए, या चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। और तीसरी चीज जो थी वो इन्होंने क्या बोल दिया कि आप चाहें तो स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। तो राजा काय को किसी के अंडर में रहेगा? जो थोड़े बड़े बड़े राजे महाराजे हैं जिनका अच्छा खासा शासन चल रहा था, वो काय को किसी के अंदर रहेंगे? ना भारत ना पाकिस्तान। उन्होंने कहा अपन तो स्वतंत्र रहेंगे बाबा। तो भैया ये जम्मू कश्मीर के जो राजा हैं हरि सिंह, इनने कहा कि नहीं, हमें स्विट्जरलैंड बनाने का है, हमें कोई भारत आरत के अंदर रहने का नहीं है। ठीक है, हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे, उन्हें तो भैया बिल्कुल अलग ही चाहिए था, लेकिन जोर जबरदस्ती करी तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। और वो तो ऐसे थे कि भैया इधर से पाकिस्तान तक के लिए ऊपर से निकाल रहे थे पुल, बिल्कुल कि हम तो हमारे सारे लोग पुल पैसे चले जाएंगे, हम बीच में भारत में आएंगे नहीं। लेकिन इधर कुछ हुआ। अच्छा, इधर जूनागढ़, गुजरात में जूनागढ़ जगह पड़ती है। जूनागढ़ के राजा तो इतने बड़े तेजी से हो गए थे, अभी हम चर्चा करेंगे इनकी जब बेलेयों की बात करेंगे पहले अध्याय में, जब हम भाग पहला पढ़ेंगे संविधान का, भारत और उसके राज्य क्षेत्र, तो हम ये सारी कहानियां डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भोपाल मध्य प्रदेश जो राजधानी है वो भी वही ऐसे हुआ करते थे कि इस समय के जो नवाब थे भोपाल के, वो भी पाकिस्तान में मिलने की
चाह रखते थे। तो भाई ऐसी और भी बहुत सारी देसी रियासतें थी जो स्वतंत्र रहना चाह रही थी, उन्हें नहीं भारत में ना पाकिस्तान में होना है। तो इन सारी चीजों का भी अभी अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब मैं इसलिए बता रहा था ये कि ये जो देसी रियासतें हैं 565 है, इनसे 93 सीटें बनानी थी, है ना। तो 93 राजे रजवाड़े पहले तो मना कर दिए, बोले हमको चुनाव चाहिए ही नहीं है भाई, हमें तो स्वतंत्र होना है, हमें काय को आपसे मतलब, हमें कोई मतलब नहीं। तो इन 93 जो सीटें थी देसी रियासतों को जो दी गई थी, उनने पार्टिसिपेट ही नहीं किया संविधान सभा के चुनाव में। तो अब चुनाव कितने पे होगा? चुनाव होगा 296 सीटों पे, ये याद रखना, क्योंकि 93 सीटें तो उनने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो 296 सीटों पे चुनाव हुआ। तो उस समय की जो बड़ी पार्टियां हुआ करती थी मैं आपको बता देता हूं। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ कर रही थी, कांग्रेस ही बड़ी पार्टी थी। दूसरी क्या हुआ करती थी? मुस्लिम लीग हुआ करती थी, है ना, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को लगा कि हमें ज्यादा वोट मिल सकते हैं, सारी चीजें हैं, तो उसके लिए क्या है कि किया गया कुछ प्लान, ठीक है। अब भाई साहब इसके अलावा स्वतंत्र पार्टी, शक्ति पार्टी, ये भी छोटी मोटी पार्टी हुआ करती थी, है ना, इस टाइप की ये पार्टी हुआ करती थी अलग अलग। तो 296 में से लगभग 208 सीटें किसको मिल गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। मात्र 73 सीटें मिली किसको? मुस्लिम लीग को। तो भैया जिन्ना साहब चटक गए, उनने कहा कि बाबा अपन तो सोच रहे थे कि अपने को ज्यादा सीट मिलेगी, लेकिन तो इसी कारण से तो भैया लड़ाई और तेजी से बढ़ गई, पाकिस्तान अलग मांग करने की। याद रखिए इस चीज को, ठीक है। दंगे फसाद होना चालू इसी कारण हुआ। स्वतंत्र और शक्ति पार्टी मतलब अन्य जितनी भी पार्टियां थी उनको मिलके 15 टोटल सीटें मिली। कितनी? 15 सीटें मिली थी। तो ये तो बाद में कांग्रेस में ही शामिल हो जाता है, ठीक है। सो यहां ये पूरा का पूरा माहौल आपको मैंने ये बता दिया। कोई दिक्कत परेशानी? जैसे तैसे भाई मार्च में ये प्रक्रिया चालू हुई थी। मार्च 1946 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव जुलाई में स्टार्ट हुआ। जुलाई अगस्त में चुनाव होता है, जुलाई अगस्त में। सितंबर अक्टूबर तो ऐसे ही निकल जाता है चुनाव के बाद, और वो लड़ाई झगड़े साला, ठीक है। अगस्त में हमें आजाद होने की कोशिश करनी थी, लेकिन हम हुए नहीं। 1946 की हम बात करें, 47 में आजाद होंगे, लेकिन उसी समय फिर भैया वो बहुत सारे कारनामे ऐसे हुए हैं कि जिससे अस्त व्यस्तता भारत में बहुत ज्यादा फैल गई। फाइनली हुआ कुछ ऐसा कि नवंबर में सारे के सारे लोग मिल गए, सारी चीजें हो गई, हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाइयां भी खत्म हो गई, और यहाँ एक कंटिन्यूटी आई कि चलो ठीक है पाकिस्तान अलग बनाएंगे। तो इन लोगों ने, जो मुस्लिम लीग के लोग हुआ कर रहे थे, इनने पहली सभा में तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। दूसरे में मैंने समझाया कि नहीं भाई मिलके कर लेते हैं कुछ तूफानी, तो कुछ फिर आए, उन्हें फिर सम्मिलित भी किया गया। संविधान के अलावा जो संसदीय समिति उस समय की हो रही थी, जो मिलके काम कर रही थी भारत के प्रशासन का, तो वो सारी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब फाइनली दिसंबर में क्या है भाई साहब? दिसंबर की बात चल रही है। तो दिसंबर 1946 से संविधान बनाने की प्रक्रिया चालू होती है, ठीक है। समझ में आया? संविधान बनाने की प्रक्रिया चालू होगी, बनाने की प्रक्रिया। तो कैसे क्या हुई इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन अभी कर ही लेते हैं यहीं के यहीं, ताकि चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो संविधान बनाने के लिए सबसे पहले पहली बैठक हुई, पहली बैठक, ठीक है, पहली बैठक। अब ये संविधान बनाने के लिए बैठकें कहाँ हो रही, कहाँ होंगी? दिल्ली में ही हो रही है। सबसे पहली चीज तो ये याद रख लेना, कभी कोई पूछ ले तो दिल्ली में हो रही है। दिल्ली में कहाँ हो रही है? संसद भवन बन चुका था उस समय तक, ठीक है। सो संसद भवन जो आज का है ना, वहीं हो रही थी ये सारी की सारी मीटिंग संविधान सभा की, ठीक है, बैठक। जिसको पहली बैठक जो होगी वो होगी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, क्योंकि संविधान निर्माण हो रहा है और पहली बार ये सब लोग मिलके बैठे। इसमें मैं आपको बता दूं 229 लोग बैठे थे, एंट्री ली थी, क्योंकि वो पाकिस्तान वाले जितने भी मुस्लिम लीग के थे उन्होंने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं था सब कुछ। तो 9 दिसंबर 1946 के दिन ये पहली बैठक रखी। अब देखो यार, भारत में क्या है कि भारत सीख तो रहा ही था कहीं ना कहीं। आज भी जैसे आप स्कूल वगैरह अगर गए हो बचपन में, तो आपको याद होगा शनिवार के समय क्या होता था कि वो होता था हमारे यहाँ। तो क्या है कि शनिवार को शाम को हाफ डे में, मतलब लंच के बाद ना, बाल सभा होती थी। बाल सभा में क्या, बच्चे कहानी, चुटकुले और ये कविताएं वगैरह बताते थे,
है ना। सो उसमें जब होती थी वो स्टार्टिंग, तो हमारे स्कूल में क्या होता था कि एक बच्चा खड़ा होकर बोलता था कि मैं फला फला इस व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ, क्योंकि ये सारी बाल सभा है और सभा में एक अध्यक्ष तो होना ही चाहिए। तो भाई अध्यक्ष किसी व्यक्ति को, बड़े क्लास के लड़के को या लड़की को, किसी को भी बना देते थे। अब जैसे ही वो खड़े होकर बोला तो दूसरा व्यक्ति खड़े होकर बोलता था कि हाँ हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ, इसका संबोधन करता हूँ और बिल्कुल मैं तैयार हूँ। और बाकी के लोग, फिर कौन बन जाता है? अध्यक्ष बन जाता है। फिर अध्यक्ष के बाद मंत्री, उपमंत्री सब बनते हैं। तो वो पूरी एक सभा बनती है। सभा में फिर कुछ वरिष्ठ अधिकारी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि उस सभा के लिए निर्णय और सारी चीजें लेनी पड़े, प्रक्रिया तो कौन लेगा? यही लोग तो लेंगे, बड़े लोग जो हमने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बाकी मंत्री वगैरह बनाए। फिर वो बच्चा जाता था कि हाँ सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण एवं शिक्षक, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें कोई गलती हो क्षमा करें। फिर वो कहानी सुनाते थे, ऐसा होता था। तो यहाँ भी भाई एक बहुत बड़ी बैठक, और ये किसके लिए? संविधान बनाने के लिए, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए हम बैठक कर रहे हैं। तो क्या ही करेंगे, पहली बैठक में अध्यक्ष तो चाहिए। तो भैया बिल्कुल अध्यक्ष की बात हुई। अब लोगों से पूछा कि भैया अध्यक्ष बनना है, क्या करना है? पंडित जी तो थे ही, है ना। पंडित जी मतलब समझ रहे होंगे आप सभी, है ना। तो नेहरू जी थे, बढ़िया एक्टिव व्यक्ति थे, हर प्रकार से अच्छे खासे मितभाषी व्यक्ति थे, बोलते थे तो लोग सुनते ही रह जाते थे, ऐसा तो बोलते थे वो। तो भाई उन्होंने बोला कि हाँ अध्यक्ष बनाना है। ये बात तो सही है कि किसी भी बैठक में अध्यक्ष होना परम आवश्यक है। कांग्रेस में चलता ही था ये अध्यक्ष वगैरह सब, पहले से ही चल रहा था। तो इन्होंने कहा ठीक है। अब इतने सारे लोग बैठे, 229 लोग बैठे, किसको अध्यक्ष बनाया जाए? ये भी बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि अब पूरे भारत से लोग बाग आए हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी एक जगह से आए। तो अब किसको बनाया जाए? तो बड़ी ये समस्या की बात हो गई। समस्या की बात हो गई तो क्या करा जाए? तो इनने एक पुराना तरीका अपनाया जो यूरोप के एक देश में चलता था। उसके हिसाब से जो वरिष्ठ व्यक्ति होता था, वरिष्ठ मतलब सबसे बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति, क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति है, बाल सफेद ऐसे ही तो करे नहीं होंगे। तो भैया सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढा जाए। अब भाई 229 लोगों में से पूछा, भारत के लोगों का तौर तरीका थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? उनसे पूछो भाई, तो बूढ़े बूढ़े लोगों से कहे आप तो बूढ़े हो गए, तो बोला है अभी तो मैं जवान हूं। कौन बताता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं? तो भाई पूछा तो यार, अब सब हिचकिचाने लग गए कि महोदय आप बाल तो सफेद से बड़ी मुश्किल से एक महोदय मिले जिनका नाम क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा साहब। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो हैं, डॉक्टर साहब हैं ये, है ना, हल्के पतले नहीं, डॉक्टर साहब। इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसका? उस दिन की कार्यकारिणी का पहली बैठक। अब हुआ कुछ ऐसा कि इसमें ही बातें और बाकी चीजों में, अध्यक्ष नियुक्त करने में ही पूरा दिन व्यतीत हो गया, कुछ काम तो हो नहीं पाया। अगले दिन छुट्टी थी, ठीक है। सो काम कुछ हुआ था नहीं, बस ये याद है कि भाई पहली बैठक इस दिन हुई और इस दिन के बाद अध्यक्ष महोदय कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा साहब। लेकिन ये इसी दिन के लिए बने थे, ठीक है भाई। अब बहुत सारे लोगों ने इनका विरोध भी किया था, वो अलग मसले हैं, उस पर अभी अपन नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ ठीक है, ये दिन कुछ काम नहीं हो पाया कुल मिला के। तो भाई अगले दिन छुट्टी थी, दूसरी बैठक होगी, है ना। अब दूसरी बैठक जो होगी एक दिन बाद होगी, है ना, यानी 10 तारीख को तो छुट्टी है, 11 को होगी। तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक आपकी हो रही है। फिर भैया सारे लोग आ गए, जम गए, पूरा जमावड़ा लग गया है पूरा सेंट्रल संसद भवन। फिर पंडित जी फिर आए, भाइयों बहनों स्वागत है आपका, सारी चीजें। सबने कहा ठीक है कैसे हैं आप, कैसे हैं, सारी चर्चाएं हुई। फिर उन्होंने कहा महोदय क्या है कि अब आज की कार्य चालू करते हैं, कार्यकारिणी का कार्य, और एक काम करते हैं कि फिर अध्यक्ष बना लेते हैं। बोले बात तो सही है। तो 2-4 लोगों ने विरोध कर दिया, बोले देखो महोदय ऐसा है कि कल की जो कार्यकारिणी बनी थी उसमें अध्यक्ष ही बनाया, काम कुछ हुआ नहीं है, अब ये कैसे चलता रहेगा? हम इधर अध्यक्ष बनाने बैठे हैं कि संविधान बनाने बैठे हैं? बात तो मुद्दे की है भाई, ऐसी कोई गलत बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, आज का दिन और अपन बर्बाद कर लेते हैं। आ तो गई बर्बाद इन द सेंस कि आज जो अध्यक्ष हम नियुक्त करेंगे उसको हम परमानेंट अध्यक्ष कर देंगे। अब रोज रोज का ये झंझट खत्म, जब तक अपनी कार्यकारिणी चलेगी एक ही अध्यक्ष होगा। हम लोगों ने कहा बात तो सही है, बहुत शानदार पंडित जी, बहुत शानदार। तो फिर सर्वसम्मति से किसको चुना गया अध्यक्ष? अध्यक्ष यहां बन जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद साहब को अध्यक्ष नियुक्त किया गया सर्वसम्मति से, और भैया वो लास्ट तक फिर वो अध्यक्ष रहे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? अब ये दिन भी कहीं ना कहीं ज्यादा काम तो हो नहीं पाया, कुछ हुआ तो है नहीं, अगले दिन फिर छुट्टी है। तो याद रखना, देखो एक चीज है, ये स्थायी हो गए, याद रखना,
ये हमेशा के लिए स्थायी हो गया दूसरी बैठक में, तो अब ये स्थायी हो गया, तो ये महोदय जो है ऊपर वाले, इनको क्या बोला जाता है? अस्थायी अध्यक्ष। क्या बोला जाता है? अस्थायी अध्यक्ष। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। और स्थायी अध्यक्ष किसको? राजेंद्र प्रसाद को। पहले अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। पहले स्थायी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए थर्ड बैठक अब स्टार्ट करेंगे, तीसरी बैठक। फिर अगले दिन छुट्टी तो थी, तीसरी बैठक ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तीसरी बैठक जो हुई तो अब वो कब होगी? 13 दिसंबर के, है ना। 11 के बाद 12 को तो छुट्टी है। 13 दिसंबर 1946 को। अच्छा, ये एक चीज याद रखना, ये दिसंबर की आखिरी मीटिंग, ठीक है। तो भैया वही चीज है सारी। 13 तारीख को आए, सब इकट्ठे हो गए, अध्यक्ष भी बन गए, अध्यक्ष महोदय अपने स्थान पर ग्रहण कर, जैसे आज लोकसभा या राज्यसभा के जो अध्यक्ष, स्पीकर या फिर अध्यक्ष महोदय बैठते हैं ना, वो स्थान पे किसने? डॉक्टर साहब बैठे। डॉक्टर साहब बैठे तो सब खड़े हो गए बाकायदा, बिल्कुल इज्जत की बात। खड़े हुए, फिर राष्ट्रगान से स्टार्ट होता है और जनगणमन से, और बाद में खत्म जो होता है विसर्जन, वो वंदे मातरम से होता है। तो भाई खड़े हुए, उन्हें बिठाया, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ महोदय अब कार्यवाही आगे बढ़ाए। तो पंडित जी आए, फिर आए, और दोस्तों भाइयों और बहनों कैसे हो? सबने कहा बढ़िया है, आप कैसे हैं? सारी चीजें बोले तो हाँ, और क्या चल रहा है? बोले बस दिसंबर है, सर्दी चल रही है, और क्या ही है। बोले नहीं, इसके अलावा क्या काम चल रहा है? तो बोले भाई आप बताओ क्या चल रहा है? बोले संविधान चल रहा है। बोले सही बात है, तो बताओ फिर कैसे क्या संविधान बनाना है, क्या करना है, कैसी क्या सारी चीजें होंगी। तो भाई अब ये बड़ा मुद्दा था भाई कि क्या ही किया जाए, कैसे किया जाए। तो पंडित जी ने एक रूपरेखा तय करी। पंडित जी ने इसी बैठक में पूरे संविधान की एक रूपरेखा बनाई, ठीक है, जिसको बोला जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है उसको। तो उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ये क्या है? पूरी की पूरी संविधान की रूपरेखा है। संविधान की रूपरेखा, ठीक है। तो संविधान की रूपरेखा जो है इन्होंने तैयार करी, इन्होंने समझाया लोगों को कि देखो भाई साहब क्या है कि अपन लोग बहुत प्रताड़ित हुए हैं जीवन भर से। बोले हाँ हुए तो हैं। किससे प्रताड़ित हुए हैं? बड़े लोगों से, वो अंग्रेज गोरे लोगों से। हाँ। तो ऐसी प्रताड़ना अपने शासन में अपन अपने लोगों को तो नहीं देंगे। बोले हाँ बात तो सही कह रहा हूँ, ठीक है। और बोले अपन क्या है कि स्वतंत्रता देंगे लोगों को, ठीक है। और न्याय भी होना चाहिए, बिल्कुल। मौलिक अधिकार भी कुछ होने चाहिए, बराबरी भी होनी चाहिए। तो सारी ये चीजें जो है वो डिस्कस करी गई बाकायदा, हर कुछ पे पूरा डिस्कस हुआ। इन सारी चीजों को मिला के ही ये उद्देश्य प्रस्ताव बनाया गया। आपको मैं बता दूं, बाद में तो फिर से रिवाइज करेंगे। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके मतलब लास्ट डे जो है ना, इसको प्रस्तावना के रूप में, प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल जो है, इस प्रियम्बल के रूप में इसको ही स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। यही डिट्टो जो है उद्देश्य प्रस्ताव, ये किसने पेश किया? ये पेश कौन कर रहा है भैया? आज के दिन में पेश कर रहे हैं, है ना। पेश किया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। चाचा जी की बात कर रहे हैं, पंडित जी की बात कर रहे हैं। ये पेश किया गया, ठीक है। इसमें पूरी चर्चाएं हुई, और ये दिसंबर की आखिरी बैठक है। अब होता कुछ ऐसा है भाई साहब कि आज के समय में क्लास में जब टीचर पढ़ाता है और हमको कुछ चीज नहीं समझ में आती है, तो क्या करते हैं हम बस अपने बगल वाले को देखते हैं और वो भी हमको देखता है। नहीं देखता है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति को समझ में आ रहा है, तब तो नहीं देख रहा। नहीं आता तो मेरे को भी देखता है ना। अपन ऐसे देखते हैं कि अरे क्या ही पढ़ा रहा है भाई, यानी इसको समझ में आ रहा है तो अपन टोचेंगे उसको, क्या है क्या ही बता रहे हैं भाई ये। तो वो कहेगा रुक जा भाई, मेरे को समझ लेने दे, फिर तो तुम्हें बताऊंगा। ऐसा ही हुआ कि पंडित जी की कुछ बातें जो है लोगों के ऊपर से निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि 229 लोगों के अलावा भाई साहब अब 70 लोग और आ गए थे। कौन? देसी रियासतों वाले भी आ चुके थे, सारी चीज 70 लोग। तो यहाँ पे लोगों ने ये सोचा कि भाई क्या कह रहे हैं, देखो यार आप राजनीतिज्ञ व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे चुने हुए आए थे जिनकी राजनीति की समझ पकड़ कम थी, और क्या कैसे काम करता है, कुछ का लैंग्वेज इशू और बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो ऐसी कंडीशन में अगल बगल से पूछा पाछी चालू हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया अभी रुक जाओ, अभी हम भी समझ लें, फिर बाद में आपको समझा देंगे। ठीक है चलो ठीक है। फिर तो ये दिसंबर की, जैसा मैंने कहा, आखिरी बैठक थी। चौथी बैठक जो होगी आपको मैं बता देता हूं। चौथी बैठक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बैठक, ठीक है, ये होगी आपकी 22 जनवरी 1947। अब देखो भाई लगभग सवा महीने का समय आपको मिल चुका है ना। तो सवा महीने में आपने जो समझदार व्यक्ति है ना, क्लास का जो मॉनिटर टाइप का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको रोक रोक के पूछा कि हाँ भैया क्या कह रहे थे पंडित जी, क्या रहे थे उसने।
बोले यार बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। बोले हाँ समझ में तो आया अपने को कि अच्छी कर रहे होंगे, क्योंकि अपने को समझ में तो आया ही नहीं। क्या कह रहे थे? बोले देखो ऐसा है कि अब भारत में क्या कैसी योजनाएं होंगी, संविधान किस प्रकार का होगा, ऐसी बात कर रहा था। अच्छा तो कैसा होगा बताओ? तो उनने बताया कि भैया समानता होगी। क्या बात कर रहा हूं, ऊंच नीच नहीं होगी? बोला नहीं बिल्कुल नहीं होगी, ऊंच नीच खत्म ही तो करना है अपने को। हाँ हाँ सही बात कह रहा हूँ, बहुत अच्छा करा पंडित जी। और क्या बता? और कह रहे थे कि स्वतंत्रता होगी। बोले तो क्या अपन आजाद नहीं हो रहे क्या? वो गोरे लोग बोल तो रहते आजादी, अरे वो तो हो रहे हैं, लेकिन बाकी की और स्वतंत्रता है, बोलने की, घूमने फिरने की। अच्छा बहुत बढ़िया। और बोले न्याय भी मिलेगा। क्या बात कर रहे हो, न्याय मिलेगा? है अंग्रेज के समय तो मिला नहीं, अपन देंगे। हाँ बहुत अच्छा। तो सारे लोगों को चीजें समझ में आ गई एक सवा महीने में कि क्या क्या पर्टिकुलर चीजें होनी चाहिए उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर, क्या क्या चीजें रखी गई। तो बस चौथी बैठक जो हुई 22 जनवरी को, सब लोग आए। आने के बाद अध्यक्ष महोदय हो ही गए थे, तो आए तो सब खड़े हो गए, फिर वही जनगणमन बैठे और फिर कार्यवाही चालू हुई। तो पंडित जी आए, बोले भाई और बहनों गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, और जैसा जैसा है सब कैसे केम छो, मजामा और सारी चीज। तो लोगों ने कहा हाँ भैया बहुत बढ़िया है, सर्दी बस बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा बोले ठीक है। क्या चल रहा था? बोले बस ताप रहे थे घर पे बैठ के, ठंडी में आपने बुला लिया चौथी बैठक में। अच्छा और क्या ही चल रहा था? बोले बाकी तो सब बढ़िया, आप बताओ कैसा कैसा। अरे बोले संविधान में क्या चल रहा था? बोले हाँ 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 वो आपने जो बताया था वो ऐसा ऐसा। बोले बहुत बढ़िया बताया आपने, अच्छा लगा, बढ़िया बढ़िया। तो फिर मान लें इसी को चालू करें अपन। हाँ सो सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हो गया, जो पेश किया गया था कब? तीसरी बैठक में। उसको पास कर दिया, किसको पास कर दिया? इस उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया इस दिन 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा? सारी की सारी बैठक में जितने लोग मौजूद थे उसको पास कर दिया। यानी संविधान का प्रारूप तो एक प्रकार का एक ओवरव्यू या ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया कि इसके अंतर्गत हमें चीजों को लिखना है। समझ में आ गई चीजें? चलो अभी जनवरी हो गई थी, अब क्या है कि भाई साहब हमें एक ओवरव्यू समझ में आ गया कि क्या ही करना है। तो इतने सारे लोग बैठे थे, जैसे भाई घर में फंक्शन होता है, मान लो शादी है घर में किसी के, तो हम काम को बांट लेते हैं ना। जब पता चल गया कि शादी है, अब इतने काम होंगे तो काम को बांटेंगे। तो अभी पता चल गया भैया कि उद्देश्य प्रस्ताव में ये चीजें हैं, इसी प्रकार की चीजों से अपने को संविधान बनाना है, तो काम बढ़ गया है और इसको बांटना पड़ेगा। तो यही करते हैं ना कि पापा ये कर लेंगे, मम्मी वो कर लेंगी, दीदी वो कर लेंगे, भैया वो कर लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही हुआ, इतने सारे लोग थे तो सब में सभा है, अलग अलग समितियां बांट दी गई। तो कुछ बड़ी समितियां बनी और उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारी छोटी समितियां बनाई गई, और उन समितियों ने अलग अलग प्रकार के, जैसे संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, ये क्या है? पूरे संघ के लिए एकजुटता के लिए बनाई गई समिति हुआ करती थी। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति है जिसको कहते हैं प्रारूप समिति। क्या कहते हैं भैया? प्रारूप समिति। ठीक है, सो ये जो प्रारूप समिति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी ने मेजर काम किया है संविधान को ड्राफ्ट करने का। ठीक है, और ड्राफ्ट करने के लिए इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर V.R. अंबेडकर। ठीक है, सो V.R. अंबेडकर साहब को इसीलिए हम संविधान का निर्माता कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी और उसके अध्यक्ष ही महोदय कौन थे? अंबेडकर साहब। तो हम बोल देते हैं संविधान के जनक या संविधान के रचनाकार किसको? B.R. अंबेडकर को। लेकिन कभी पूछ ले आपसे कि संविधान किसने बनाया, तो भाई साहब बाकी के जो संविधान सभा के मेंबर थे वो का ही कर रहे थे फिर, अगर इनने ही बनाया? नहीं, आंसर क्या होगा? संविधान सभा ने मिलकर संविधान बनाया। ठीक है, हाँ उसमें प्रारूप समिति जो इंपॉर्टेंट थी उसके अध्यक्ष ये B.R. अंबेडकर साहब थे, इसलिए हम बोल देते हैं कि संविधान किसने बनाया? अंबेडकर साहब। ठीक है, चलिए, सो और भी समितियां थी। ऐसा कहा जाता है कि 8 बड़ी समितियां थी। ठीक है, और इनके सपोर्ट के लिए अन्य छोटी समितियां हुआ करती थी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार से? तो भैया जैसे ही है प्रारूप समिति की हम बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक चीज याद रखना, ये सारी समितियां मैं बाद में लिखवा तो दूंगा ही अगर आपसे ना बने तो, लेकिन अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ये सारी बड़ी समितियों के नाम और उनके अध्यक्षों के नाम जरूर लिख लीजिएगा, ताकि वो पूछ ली जाती है पेपर में, नहीं तो मैं तो अलग से बता ही दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो प्रारूप समिति की बात करने वाले हैं। प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में कहा जाता है इसको। अगस्त 1947 में
अगस्त 1947 में इसको बनाया गया था। और ये 7 सदस्यीय, कितने, 7 सदस्यीय समिति हुआ करती थी। 7 सदस्यीय समिति में एक तो जो आपके हेड हो जाएंगे वो कौन है, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, ठीक है, ये आपके अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। इसके बाद अल्लादी स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी, सॉरी ये अय्यर हैं, ये अयंगर है, इनको कट कर देता हूं मैं, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, ठीक है। इसके बाद KM मुंशी डॉक्टर सादुल्ला भी हुआ करते थे, ठीक है। यहां पे जो 2 मेंबर्स हैं, 5 तो ये हो गए, 2 मेंबर हैं आपके 6वें और 7वें। एक आपने नाम सुना होगा DP खैतान, ठीक है। सो DP खैतान, और एक व्यक्ति का नाम जो है आपके समिति के, इनकी जगह पे N माधव राव जो हैं वो आ गए थे DP खैतान की जगह पे, और कृष्ण स्वामी अय्यर, एक मैं नाम भूल रहा हूं, मैं एक बार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो 2 हैं, एक तो खैतान साहब की मृत्यु हो जाती है, और एक महोदय जो है वो बीमार रहते थे, असमर्थ हो जाते थे आने में, तो इसलिए वो त्याग पत्र दे देते, तो उनकी जगह पे दूसरे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 लोग हैं, जिसमें ये 9 हो जाते हैं। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है DP खैतान की जगह कौन है, N माधवराव है, ठीक है। और बाकी वो एक महोदय का नाम मैं भूल रहा हूं, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सो ऐसी ये प्रारूप समिति थी। इनने सबसे पहले ड्राफ्ट अपना स्टार्ट किया अगस्त के बाद, सितंबर अक्टूबर में इनने क्या किया, ड्राफ्ट बना के तैयार कर दिया, और अक्टूबर के बाद 1947 से इन्होंने उसको लोगों तक पहुंचाया, और फरवरी 1948 तक उसमें संशोधन की बात करी कि भई अगर आप लोगों को कुछ नए नए संशोधन लगते हैं तो इस प्रकार से 3 ड्राफ्टिंग करी गई अलग अलग, ठीक है। 3 ड्राफ्टिंग करी गई, जिसमें पहली बार में ऐसा कहा जाता है कि 315 आर्टिकल्स थे, और लगभग 11 अनुसूचियां हुआ करती थी। फिर बाद में सेकंड ड्राफ्ट में इसको कम करके 323 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां कर दी गई, और फाइनल ड्राफ्ट में फिर 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां करके इसको खत्म किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। इसको करने में हल्का पतला काम नहीं है भाई साहब, लगभग 60 देशों के संविधान को देखना पड़ा है, ठीक है। 60 देशों के संविधान को देखा गया, यात्राएं करी गई, उन संविधान में क्या क्या काम का है, किन देश का संविधान, वो सारे जो जरूरी हैं भारत के लिए, उन सभी तत्वों को समन्वित किया गया भारतीय संविधान। खर्चे की अगर बात करें तो उस समय का लगभग बोलते हैं अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स 64 लाख रुपए का खर्चा संविधान को बनने में लगा। फाइनली संविधान बना कब, तो संविधान बन जाता है अपना 26 नवंबर 1949 के दिन,
ये बन के तैयार हो गया था। इस संविधान में क्या क्या था तो हमने आपको बता ही चुका है, एक बार और भी हम बता देंगे, डोंट वरी। तो 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान बना तो भाई साहब कितना समय लग गया। पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर के दिन, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 की बात है। तो भाई लगभग 3 साल तो यही दिख रहा है, अगर दिसंबर हो जाता तो 3 साल ही हो जाते, यानी कुछ कम है। सो ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन का पूरा समय लगता है संविधान को बनने में। बिल्कुल छोटी मोटी बात नहीं है भाई साहब, है ना। तो लगभग 144 बैठकें करनी पड़ी हैं, 144 बैठकें हुई हैं और इन सारी की सारी बैठकों का पूरा रिकॉर्ड जो है वो रखा गया है। एक तो रिकॉर्डिंग मतलब जो टेप रिकॉर्डिंग में जो चर्चाएं हुई हैं वो, उसके अलावा जो जो भी चीजें यूज हुई हैं वो सारी की सारी बिल्कुल रिकॉर्डेड रखी हुई हैं। कहाँ पे? आपका जो संसद भवन में अभी फिलहाल में ऐसा बोला जाता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय है, लाइब्रेरी संसद भवन के अंदर ही, उसमें रखा हुआ है। जब भी कभी कोई अपवाद या किसी प्रकार का विवाद या कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट इनको सुनता है, उस पर्टिकुलर से रिलेटेड वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उसमें क्या कैसा उस वर्ड का मतलब है, क्या मीनिंग है, उसके बाद फिर कोई फैसला करते हैं, है ना। सो ये सारी चीजें संस्करण रखे गए बकायदा। फिर फाइनली 2 प्रकार की, एक संविधान की हिंदी वर्जन की बुक और एक अंग्रेजी वर्जन की बुक, ठीक है। नंदलाल बोस जो हैं, ये नंदलाल बोस को कारीगरी का, चित्रकारी का काम मिला था संविधान की उस ओरिजिनल बुक में, जो 2 हैं, एक हिंदी की एक इंग्लिश की। इन पे फिर फाइनली साइन कराया गया। कब साइन कराया गया? 26 नवंबर 1949 के दिन। तो ऐसा कहा जाता है कि 284 लोगों ने इस पे साइन किए हुए थे, ठीक है। सबसे पहले तो पंडित जी ने ही करे हैं साइन, हाँ। तो वही सारी चीजें हैं और फाइनली ये बन के तैयार हो जाता। अब संविधान बन तो गया, लेकिन लागू कब कराया? तो 26 नवंबर 1949 के दिन ऐसा कहा जाता है कि लगभग 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। बाकी के बचे हुए 380 अनुच्छेद जो लागू किए गए वो किए गए हैं 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। तो भारतीय संविधान जो है वो किस तिथि से लागू माना जाता है? 26 जनवरी 1950 से। और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कारण हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि भाई देखो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा? लाहौर में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये हुआ था और इस लाहौर में जो अध्यक्ष हुआ करते थे अधिवेशन के वो थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब भैया नेहरू जी ने क्या है कि पूर्ण स्वराज की इसमें मांग करी थी, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की। और पूर्ण स्वराज की मांग के बाद क्या होता है कि भैया 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि ये तो दिसंबर में होते थे अधिवेशन पहले, ठीक है। सो 1930 को रावी नदी के किनारे, रावी नदी कहाँ? लाहौर के पास पड़ती है ना। सो लाहौर रावी नदी के किनारे वही बसा होता है। रावी नदी के किनारे इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए, या उस समय बोल दे तो पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराया, है ना। और आजादी दिवस मनाया पहली बार। कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को। और फिर बाद में फिर अंग्रेज आ गए, उनने कोटा पीटी करी, लाठीचार्ज, वो तो फिर होता ही था, आम ही था। तो 26 जनवरी 1930 में किया था। लेकिन ये दिन कौन सा था? 26 जनवरी का। तो हमारे पास 2 महीने का समय था ही भाई। 26 नवंबर को तो हम फ्री हो ही चुके हैं बना के। तो हमने कहा भाई आजादी हमें 15 अगस्त को मिल ही चुकी थी 1947 में, है ना। अब आपको ये मिल चुकी है आज़ादी, तो अब आज़ादी दिवस तो मना ही नहीं सकते, क्या ही करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया 26 नवंबर को संविधान बन गया, 2 महीने और रुक जाते हैं, 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मना लेंगे और इसी दिन से सारा लागू कर लेंगे, ताकि इस दिन की वैल्यू भी रह जाएगी, है ना। सो इसीलिए ये 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू
करा था। कोई दिक्कत परेशानी? अब इस संविधान में क्या क्या था, क्या क्या है, किस किस को हमें पढ़ना है, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो संविधान के अंदर भागों की हम बात करें तो भाग 22 हुआ करते हैं। 22 भाग जब बनाया था, अगर हम इसको यहां पे ले लें तो ये था जब बना था मतलब हम अगर बात करें 26 जनवरी 1950 के दिन की हम अगर बात कर लें तो इसमें भाग 22 हुआ करते थे। और वर्तमान की अगर हम बात कर लें आज की कंडीशन की, तो क्या क्या चेंजेस इधर आ चुके हैं इसको हम देख लेते हैं। तो भाग 22 थे, आज की डेट में यहाँ पे 25 भाग हो चुके हैं। एक चीज और क्लियर कर दूं मैं कि जो संविधान बना है उसमें कभी भी कोई 23वां पार्ट ऐड नहीं किया, यानी 22 के बाद कोई 23, 24, 25वां पार्ट ऐड नहीं हुआ है। जो भी पार्ट ऐड हुए हैं एज अ ए बी के फॉर्म में हुए हैं। जैसे यहाँ पे चौथा ए पार्ट जोड़ा गया था, साथ ही साथ 9वां ए और 9वां बी पार्ट जोड़ा गया है, एक 14वां ए पार्ट जोड़ा गया है। ऐसे 4 पार्ट जोड़े गए। अब आप कहोगे 22 थे और 4 जोड़ दिए 26 होता है, लेकिन हाँ एक पार्ट 7वां जो पार्ट है उसको हटा दिया गया था। कैसे हटा था हम सारी चर्चाएं करेंगे। तो 25 वर्तमान में संविधान के भाग होते हैं ऐसे एज अ ABCD के तौर पे, है ना। कोई 23वें नंबर का कोई भाग नहीं जोड़ा है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेदों की अगर हम बात करें, अनुच्छेद जो है इनिशियली 395 हुआ करते थे। आज की डेट में 470 से ज्यादा हो चुके हैं। हालांकि हमें ये कभी पूछा नहीं जाएगा कि आज कितने हो गए, क्योंकि वो बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें संविधान संशोधन की दी हुई है ना इन्होंने इजाजत की, जरूरत पड़ने पर संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो भाई जरूरत पड़ती तो करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो आर्टिकल में चेंजेस होंगे तो ठीक है। लेकिन इनिशियली कितने थे ये पूछ लिए जाते हैं। तो संविधान में 395 आर्टिकल है। अब ऐसा कोई आर्टिकल, जैसा मैंने कहा कि भाग नहीं जोड़ा 23वां, ऐसा ही कोई 396वां कोई आर्टिकल नहीं जोड़ा है आज तक। जो भी आर्टिकल जोड़े हैं वो भी एज अ ABCD पार्ट में ही जोड़े गए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अनुच्छेद के अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अनुसूचियां भी हुआ करती थी। अनुसूचियां, ठीक है, अनुसूचियों की अगर बात करें तो यहां पे 8 अनुसूचियां इनिशियली थी, जिस बाद में आज की कंडीशन में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची ये जो है बाद में जोड़ी गई। इसमें आपको भूमि सुधार से संबंधित आर्टिकल मतलब नई अनुसूची जोड़ दी गई थी। 10वें में दल बदल से विरोधी कानून के तहत एक नई एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए अलग से अनुसूची जोड़ी गई। 11वें में हमने पंचायती राज को कुछ नए कानून प्रोवाइड करे तो पंचायती राज के लिए, और ये 12वां जो है वो नगर पालिकाओं के लिए हमने कुछ नए अधिकार जोड़े। तो ऐसे ये 4 नई क्या है अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। इसके अलावा बात करी जाए तो संविधान में संशोधनों की अगर हम बात करें, संशोधन क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है तो भाई साहब इनिशियली तो कोई संशोधन थोड़ी होगा क्या। लेकिन आज की कंडीशन में हम बात करें तो 105 टोटल संविधान में संशोधन हो चुके हैं, और टू बी कंटिन्यूड, जरूरत पड़ने पर फिर से हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आज वर्तमान का भारत का संविधान है, और ये उस समय 26 जनवरी 1950 के समय तक का भारतीय संविधान है। कोई दिक्कत परेशानी? अब इसको हम पढ़ेंगे एक भाग से लेके, स्टार्टिंग शुरू से करके हम बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे। जो जरूरी है उन पे तो हम पूरा डिस्कस करेंगे ही, जिनकी कम जरूरत है उन पे हम कम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सारे के सारे आर्टिकल्स के साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट भाग है सब पढ़ने वाले, अनुसूचियां और सब। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को किसी भी प्रकार से मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। ठीक है, सो ये पूरा ओवरव्यू हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको करना कुछ ऐसा है कि सबसे पहले एक टेबल बनाना है। मैं तो बता ही दूंगा, वो कोई समस्या नहीं, लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हैं और आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है और प्रॉपर नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है कि सारे की सारी टेबल बनाना है। यहाँ तो क्रमांक लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाम, है ना, और यहाँ पे भाग, मतलब भाग का नाम इधर ही लिख लेना, और यहाँ पर भाग में सम्मिलित अनुच्छेद लिखना है। क्या लिखना है? अनुच्छेद कौन कौन से। जैसे मैं एक बार आपको बता देता हूं, क्रमांक 1 जब आप डालोगे तो यहां नाम लिखोगे, पहला क्रमांक में पहला भाग ही है ये, कौन सा नाम है?
क्या नाम है इसका? संघ एवं संघ शासित प्रदेश। ठीक है, संघ एवं संघ शासित प्रदेश, इसमें आर्टिकल 01 बिल्कुल 1 से लेके 4 तक टोटल आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि ये याद हो जाएगा आपको। दूसरा जो है ये हमारा, इसमें क्या है, नागरिकता के बारे में बताया हुआ है। क्या भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, क्या होगा सारा, तो वो 5वें आर्टिकल से लेके 11वें आर्टिकल तक। ऐसा ही तीसरा भाग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें पढ़ना है मौलिक अधिकारों के रूप में। मौलिक अधिकार, सो मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से 35 तक ये पूरे के पूरे बताए हुए हैं। हालांकि इसमें है तो 14 से 32 तक, लेकिन हाँ ये पूरा जो है आर्टिकल इस भाग के अंदर यही। चौथा भाग जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। ये जो है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। फिर बाद में हमने चौथा ए पार्ट जोड़ा, 4 का जिसको बोलते हैं। तो 4 का पार्ट जो है इसको बोला मौलिक कर्तव्य। क्या बोला? मौलिक कर्तव्य। अब ये मौलिक कर्तव्य जो है अलग से जोड़ा है, तो 51 का यही आर्टिकल है, इसमें हमने मौलिक कर्तव्य जोड़ा। ठीक है, फिर भैया 5वां भाग जो आ जाता है वो हमारा कहलाता है क्या? संघ, यूनियन जिसको कहा जाता है। इसमें भैया ये मान लो कि 52 से लेके 151 तक 100 आर्टिकल है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो सारा संघ का प्रशासन बताया है, यूनियन गवर्नमेंट कैसे क्या प्रशासन करेगी, वैसे ही फिर 6वें भाग में आपने क्या बता दिया है? 6वें भाग में राज्य के बारे में बता दिया है ना। सो पूरा राज्य का प्रशासन है 152 से कहां तक हो जाएगा आपका? कहां तक हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 आर्टिकल का है, मतलब 242 नहीं 238 तक है। ठीक है, 236 तक, 237 आर्टिकल। ठीक है, फिर इसके बाद 7वां जो था, ये उस समय अलग राज्य हुआ करता था। राज्य जो हमारे ABCD टाइप के हुआ करते थे, उसके प्रकार के राज्य हुआ करते थे ABCD, तो वो आर्टिकल 237 और 238 हुआ करते हैं, जिसको बाद में हटा दिया गया था, इसलिए इसको रिवोक्ड कर दिया। 8वां जो है वो संघ शासित प्रदेशों के बारे में है, 39 से 42 तक। फिर उसको और आगे 9वां पार्ट जो है आर्टिकल 243, एक ही आर्टिकल है लेकिन उसके अंदर बहुत पूरा पंचायती राज हमको पढ़ना है, एक एक आर्टिकल से लेके। ठीक है, सो ऐसे ही आपको ये पूरी टेबल बना लेनी है, ताकि आपको याद रहे कि एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन से आर्टिकल में क्या है। इसके बाद जो है ये कर लोगे ना आप सभी, ना कर पाओ तो बता देना, तो हम उसको कर लेंगे। इसके बाद अनुसूचियों को भी आपको लिख लेना है, पूरी 12 की 12। ठीक है, एक जो पहली अनुसूची है भाई साहब, वो पहली अनुसूची में क्या है? भारत और, मतलब भारत यानी संघ की बात कर रहे हैं, संघ एवं सारे के सारे शासित प्रदेशों का पूरी जानकारी पहली अनुसूची में लिखी हुई है। दूसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? सारे के सारे जितने भी, अगर हम बात करें शपथ नहीं, यहाँ पे वेतन जिसको बोला जाता है, वेतन वगैरह, जो बड़े एम्प्लॉयज हैं, जो जैसे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनकी क्या कैसे वेतन मान भत्ते इत्यादि रहेंगे, वेतन भत्ते इत्यादि। ठीक है, पूरा नहीं लिखना है, लेकिन एक याद रहे चीजें अपने को। तीसरी जो अनुसूची है भैया, उसमें पूरी की पूरी शपथ के बारे में बताया हुआ है कि कौन कैसी शपथ, ठीक है, शपथ के बारे में बताया। चौथी जो है उसमें आपको क्या बता दिया गया है? राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन, राज्यसभा में कौन से राज्य के लिए कितनी सीटें हैं सारी, है ना। तो राज्यसभा सीटों का आवंटन। ठीक है, इसी प्रकार से 5वां 6वां SC STs के लिए है। 7वां आपका क्या हो जाएगा? मतलब वो क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वां 6वां 7वां हो जाएगा आपका सारी सूचियों के बारे में लिखा हुआ है, किसको क्या। 8वां हो जाएगा भाषा के तौर पे। तो ये 8 ही थी इनिशियली, 9 10 11 12 मैंने आपको बता ही दिए पहले की क्या थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये लिख लेना ताकि इजीली याद रहे चीजें, क्योंकि हम बार बार जब हम डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ इधर 8वीं अनुसूची, अच्छा भाषा की बात चले, तो याद रहेगा, तभी तो मजा आएगा ना यार। अब आपको समझ में ही नहीं आएंगी चीजें, तो ये
पहले से प्री वर्क आपको कर लेना है, बाकी फिर मेरी जिम्मेदारी, इंटरेस्ट के साथ आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम जो स्टार्ट किया है, यहाँ से हमने कौन से संविधान, किस देश से क्या क्या चीजें ली हुई हैं, वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है ना। तो नेक्स्ट में हम वो कहाँ से क्या क्या लिया उस पर डिस्कस करेंगे, संविधान की कुछ विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर हम धीरे धीरे पहले भाग से आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.